हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का, जो कि नीट 2025 के लिए टारगेटेड है, उसका फुल लेंथ टेस्ट 7th का कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे। अब तक के आपने सॉल्यूशंस देखे, अब इसको भी देखते हैं अपन। पेपर काफी इजी था वैसे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, और वो एक ही एलिमेंट है, दैट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +8 तक जाता है। बाकी सभी का जो है वो मैक्सिमम +7 +6 तक जाता है। जैसे मैंगनीज आपने देखा होगा, तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 तक जाता है, क्रोमियम का +6। लेकिन एक ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कहां तक लेके जाता है, +8 तक। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहला वाला, बी आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं, चूज द सब्सटेंस विच हैज हाईएस्ट पॉसिबल एंट्रोपी एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पर उस पदार्थ का चयन कीजिए जो कि दिए गए ताप पर उच्चतम संभव एंट्रोपी रखता है। मतलब एंट्रोपी का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो एंट्रोपी, जैसा कि मैं आपको समझाऊं, तो एंट्रोपी शब्द का मतलब जो होता है उसी को अपन कहते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस या अव्यवस्था, है ना। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, या उसी को अपन कहते हैं अव्यवस्था। और मैं एक जनरल टर्म की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रहता है एंट्रोपी सबसे कम सॉलिड का होता है। सॉलिड में एंट्रोपी बढ़ता हुआ जाता है लिक्विड की तरफ, और लिक्विड से बढ़कर वो जाता है कहां तक, गैस तक। सॉलिड सबसे कम, उससे फिर थोड़ा ज्यादा लिक्विड, और गैस में जो होता है वो सबसे कम रहता है, सबसे ज्यादा रहता है एंट्रोपी। यानी पहला आप ऑप्शन देखें तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉलिड है तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा नाइट्रोजन गैस इज 1 एटीएम, है ना। और नाइट्रोजन गैस एट 0.01 एटीएम, नाइट्रोजन गैस एट 0.0001 एटीएम। यानी सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक ये सिलेंडर लेता हूं, और ये सिलेंडर मेरा यहाँ पे पिस्टन लगा है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, पी प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या फिल करा हुआ है, गैस। तो ये जो गैस के पार्टिकल फिल्ड हैं, तो प्रेशर मिनिमम है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर कैसा है, मिनिमम है, तो प्रेशर मिनिमम होने के कारण जो एंट्रोपी आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। प्रेशर मिनिमम, तो एंट्रोपी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, क्योंकि प्रेशर सबसे कम है तो एंट्रोपी जो आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। 48 की बात करते हैं, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन। इसमें से गलत रिलेशन कौन सा है, इनकरेक्ट रिलेशन बोला है। गलत संबंध को पहचानिए, है ना, ये बोला है। इनमें से कौन गलत है इसको अपन देख लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास H2O लिक्विड दिख रहा है, और उससे मेरे पास जा रहा है H2O गैस। टेम्परेचर या प्रेशर मुझे दिया है 1 atm, है ना, ये भी दिया है 1 atm, और यहां पे टेम्परेचर दिया 373 केल्विन, और यहां पे भी टेम्परेचर दिया 373 केल्विन। इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साम्य की अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लिक्विड से गैस जा रहा है तो जाहिर सी बात है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये ऊष्मा छेपी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ऊष्मा छेपी एंडोथर्मिक प्रोसेस होना मतलब डेल्टा एच का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब ये बात तो सही है, ये तो सही है। दूसरी बात, लिक्विड से गैस जा रहा है तो एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ेगा, चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू में पॉजिटिव चेंज आएगा, तो एंट्रोपी का वैल्यू भी ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। डेल जी का वैल्यू नेगेटिव कह रहे हैं, सरासर गलत। इस केस में डेल जी बराबर कितना आएगा, 0, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये जो कंडीशन आपको दी है टेम्परेचर प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 373 केल्विन, या मैं कहता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है, और इक्विलिब्रियम पर डेल जी बराबर 0 होता है। मतलब मेरा आंसर सी आएगा, सी आंसर आएगा मेरा, सी आंसर। डेल जी का वैल्यू कितना आएगा इस केस में, 0, लेकिन ये नेगेटिव कह रहे हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द इज गिवन बाय, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय, नोड्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैं टोटल नंबर ऑफ किसकी बात करता हूं, नोड्स की बात करता हूं, तो दो टाइप के नोड्स आते हैं। एक नोड मेरे पास आता है जिसको हम कहते हैं रेडियल नोड, एक नोड आता है जिसको रेडियल नोड कहते हैं, या इसको अपन कहते हैं गोलाकार नोड, है ना।
गोलाकार नोड जिसको कहते हैं, और नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। और दूसरे जो आते हैं उसको अपन कहते हैं एंगुलर नोड। दूसरे जो नोड आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड को लिखते हैं ए एन बराबर किससे लिखते हैं, एल से। आपको निकालने को बोला है टोटल नोड, आपको निकालने को बोला है टोटल नोड, तो टोटल नोड आ जाएगा आर एन प्लस ए एन। तो आर एन की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, ये एल से एल कैंसिल हो गया तो आंसर मेरा आ जाएगा एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा, जिसमें हम कह रहे हैं टोटल नोड्स। ठीक है। क्वेश्चन 50 सोल्यूशन चैप्टर से है, सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ना। और सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ मुझे इस तरीके से। ये लोग कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म इज 415 mmHg एंड 200 mmHg। अपन एक काम करते हैं, जो पहला दिख रहा है दैट इज नोन एज डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन को मैं लिख रहा हूं ए से, दैट इज CH2 और Cl2, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से। और पी नॉट ए का वैल्यू मेरे को दे रखा है, पी नॉट ए का वैल्यू मेरे को दिया है 415 mmHg, 415 mm, और क्या दिख रहा है ये Hg। और वहीं मुझे क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, इसको मैं लिख रहा हूं बी से, और इसको लिख रहा हूं बी से, तो पी नॉट बी लिख रहा हूं मैं। और पी नॉट बी का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है 200 mmHg। पी नॉट बी का जो वैल्यू आ रहा है वो 200 mm और क्या आ रहा है, Hg आ रहा है। आइडियल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, मतलब WA का जो वेट दिया है, WA दिया है 85 ग्राम, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट भी 85 ग्राम है। और WB जो दिया है मेरे को वो 59.75 दिया हुआ है ना, 59.75 WB, 59.75 ग्राम दे रखा है। मुझसे क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि वेपर फेज में CHCl2 का, वेपर फेज में CHCl2 का क्या निकाल के बताओ, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं इसको बी से लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे YB बराबर वेपर फेज में होता है P नॉट ए P नॉट बी XB अपॉन P टोटल। ये होता है सिंपल फॉर्मूला, P नॉट बी इंटू XB अपॉन क्या दिख रहा है, P टोटल। अब P टोटल तो है नहीं, तो पहले P टोटल निकालो। तो P टोटल निकालने का क्या तरीका होता है, P नॉट ए X से प्लस P नॉट बी, और बोलो क्या लिखेंगे, XB। ये फॉर्मूला होता है P नॉट ए X से प्लस P नॉट बी XB। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालू 5/85 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। और WB के निकालो तो 59.75 और ये 59.75, और मॉलिक्यूलर मास देखो तो 119.5 आ रहा है, मतलब लगभग डबल ही आएगा वो। तो NB का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास वो 59.75 अपॉन 119.75 इक्वल टू आ जाएगा लगभग 1/2, पॉइंट हाफ आ जाएगा, है ना। चलो तो अब अपन यहाँ सॉल्व करें तो इसके A के मोल्स 1 आ गए, इसके कितने आ गए, हाफ आ गए, है ना। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको जरा ऐसे करना पड़ रहा है। P नॉट है तो ये आ गया 415 इंटू XA का वैल्यू 1 अपॉन 1.5, बात क्लियर एकदम, है ना। और प्लस P नॉट बी का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है 200 इंटू ये आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन में 1.5। ये यहां से P टोटल मेरे पास निकल के आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं कर ही देता हूं, इधर ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये गया तो इधर ही आ गया, है ना। अपन इसको कर लेते हैं 5, ये आ गया 3, तो ये 200/3। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यंत्र का इस्तेमाल करूंगा भाई, तो 4150 बाय बोलो 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय कितना 3, है ना, 1/3 आएगा वो यहाँ पे, ये 1 बाय कितना आ जाएगा 3। तो मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं, है ना। तो ये 4150 डिवाइडेड बाय कितना है 15 है, तो यार 276। तो पीटी बराबर आ रहा है 276 प्लस, है ना, और इधर ये आ रहा है 200 था, सॉरी ये था यहाँ पे 200, है ना, 200/3, 200 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 66, है ना, 0.6। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं समय की कमी के कारण थोड़ा सा इसको मैं जल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 276 प्लस ये आ रहा है 66.6, तो ये आ जाएगा 342.6, 342.6 mmHg। ये P टोटल आया मेरे पास में, P टोटल आया मेरा कितना 342.6 mmHg। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में,
तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, देख लो आप, वाई बी, पी नॉट बी का वैल्यू, पी नॉट बी का वैल्यू आ रहा है आपके पास 200, है ना। उसका जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो 1/3 आ रहा है, 1/3, ये लिखा मैंने 1/3, है ना, या 1/3 की जगह में लिख रहा हूं यहाँ पे 0.33, बात समझे। अपॉन पी टोटल ये आ रहा है मेरे पास 342.6। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये आ रहा है 200 इंटू 0.33, है ना, दैट इज 66। तो 66 डिवाइडेड बाय कितना है 342.6, ये आ रहा है 0.19। वाई बी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.19, 0.19 मतलब क्लोज टू 0.20। तो मतलब लगभग ये मेरा आंसर जो आ रहा है वो 0.20 के आसपास आएगा। क्लियर मेरी बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि अगर आप NaCl को लोगे तो NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि Na+ और Cl- है, और वैसे ही H+ और OH- पोलर होता है ये भी। तो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, इन जनरल अ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सेम। सबसे पहली बात ध्यान, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय मतलब जिन पे चार्ज होता है, जैसे कि NaCl, KCl, KNO3, HNO3, HCl, ये ध्रुवीय विलय है ना। तो क्या देखा गया है कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, बिल्कुल सही है। NaCl अगर होगा तो पानी में बहुत आसानी से घुलेगा, बेंजीन के अपेक्षा, CCl4 के अपेक्षा, किसी कार्बनिक विलायक के अपेक्षा जल्दी नहीं घुलेगा, नॉर्मली पोलर वाले में घुल जाएगा। सामान्यतः एक विलय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतर आणविक अनुन्याय क्रिया, इंटरेक्शन कैसी हो, समान हो। इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग समान है, तो दोनों में घुलेगा वो। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं। 52 क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट से। अच्छा, पेपर में ना ऐसा है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन बराबर पूछे हैं। The weight of carbon atom in 2.01 into 10 to the power 23 molecules of CO, है ना। आपको जो निकालना है वो निकालना है वेट ऑफ कार्बन एटम इन 2.01 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। तो पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं CO के। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालूं, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालूं CO, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालने का तरीका होता है 2.01 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23। ये कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1/3 मोल्स, है ना। CO के जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ गए 1/3 मोल्स। अब मुझे यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अगर मैं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लूंगा तो उसमें जो मेरा कार्बन है वो 12 ग्राम आएगा। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम, बोलो क्या हो जाएगा कार्बन। अगर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसमें कार्बन कितना आ रहा है 12 ग्राम आ रहा है। तो भाई मेरे 1/3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका वेट जो आएगा वो लिख लेते हैं अपन, वेट ऑफ कार्बन। इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा वो आ जाएगा 12 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। 12 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू, बोलो 4 ग्राम। 12 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना 4 ग्राम। ठीक है। 53 क्वेश्चन की बात करता हूं, सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 MHCOOH, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 M, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा m का वैल्यू जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कितना, दे रखा है यहाँ पे 80 दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, दे रखा है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा m इंफिनिटी इक्वल टू आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अल्फा अगर मेरे को यहां पे निकालना है तो अल्फा बराबर लिखता हूं मैं लेमडा m बाय लेमडा m इंफिनिटी। देखो आपसे फाइनली तो जो पूछा है
वो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपसे निकालने को ये चीज कही कि के ए बराबर जो आता है वो सी अल्फा स्क्वायर आता है अपॉन 1 माइनस बोलो क्या होगा अल्फा। आपसे के ए का वैल्यू पूछा है, क्योंकि के ए का वैल्यू पूछा है तो मुझे यहां से अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर लिखूंगा मैं 80/400। यहां कैंसिल हो गया तो ये 4 2 और ये 420 आया, और ये 420 तो 2 1 और ये 10 आया है ना, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, दोबारा कर रहा हूं मैं। 80/400 है, ये कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 10 40, तो अल्फा बराबर इक्वल टू 0.2 आ गया, अल्फा की वैल्यू 0.2 आई। अब के ए निकालना, तो के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, तो सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आ गया आपका 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में 1 माइनस 0.2 है ना, तो के ए बराबर कितना आ जाएगा यहां पे बताओ, 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में पॉइंट कितना 8 है ना, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये आप लिख लो यहाँ पे इंटू 10 और इंटू यहाँ पे बोलो कितना आ गया 10। देखिए अब जरा 2 यहाँ पे 4 और ये 2 है ना, तो ये आंसर आ रहा है आपका के ए बराबर 1/2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, तो के ए बराबर बोलो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो के ए बराबर 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मेरा सिंपल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 54, द वैल्यू ऑफ टी 93.75 अपॉन टी 50%। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर टाइम सिखाता हूं। यहाँ पे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो शॉर्टकट फॉर क्या सिखाता हूं मैं यहाँ पे एक टाइम, और शॉर्टकट फॉर टाइम सिखाता हूं तो शॉर्टकट फॉर टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए 100 से चला मैं 50 का आधा हो गया 25, इसका आधा हो गया 12.5, इसका आधा हो गया 6.25, इसका आधा हो गया 3.125 है ना, और ये सब हाफ लाइफ ही हैं, ये टी हाफ है, ये टी हाफ है, ये टी हाफ है, ये टी हाफ है, और ये भी टी क्या है हाफ। अब देखो यहां से आता है 50%, ये 75, 75 के बाद ये 87, 87 के बाद ये 93.25, यहां पे जाओगे अगर आप 100 से चला तो 50%, यहां से यहां तक हुआ 75% रिएक्शन, यहां से यहां हुआ 87.5 रिएक्शन, और यहां से यहां हुआ 93.75% रिएक्शन कंप्लीट। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो T 93.75 आ रहा है उसमें कितने हाफ लाइफ आ रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4, समझे कि नहीं समझे, T 93.75 में कितने हाफ लाइफ आ रहे हैं, 4T हाफ आ रहे हैं, 4T हाफ, बात समझे। तो मैं यहां कह सकता हूं कि T 93.75 अपॉन T हाफ इक्वल टू 4, ये शॉर्ट ट्रिक मैं क्लास में भी सिखाता हूं, तो ये सी आंसर आएगा इसका 4 टाइम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने बच्चों को, ये जो मेरे से पढ़े हैं। 55, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अरेनियस इक्वेशन से भी हम देखे हैं कि K बराबर आता है ए ई माइनस ए बाय आर टी। हम ये भी देखे हैं कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ये बात देखें अपन। ठीक है, ताप के बढ़ने पे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटती है, टेम्परेचर के बढ़ने पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। टेम्परेचर के बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहती है, सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है। असर्शन सही है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन सही है, सत्य है, परंतु कारण असत्य है, ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर के बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, इनमें से आप वो कार्बोकटायन देखो जहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण बैक बॉन्डिंग हो रहा हो, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण बैक बॉन्डिंग हो रहा हो, या वहां पे कॉन्जुगेशन हो, या वहां पे रेजोनेंस हो। तो मुझे यहां ऑक्सीजन बहुत दूर दिख रहा है तो नहीं है,
यहां पे देखता हूं तो मेरे पास ये लोन पेयर आ रहा है और ये लोन पेयर उठ के इधर चला गया, तो बिल्कुल सही बात है, यहीं पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, बाकी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आप इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसको स्टेबल कर दे रहा है बिकॉज ऑफ कौन सी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कारण उसको क्या कर दे रहा है, स्टेबल। 57 क्वेश्चन, पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन, है ना। 57 क्वेश्चन कह रहा है पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन आर होमोलोगस। देख लेते हैं। पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 मिथाइल पेंटेन। ये पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन आर होमोलोगस, ठीक है। पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन आर होमोलोगस। पेंटेन इज स्ट्रेट चेन अल्केन व्हाइल 2 मिथाइल पेंटेन इज ब्रांच चेन। देखो ये दोनों चीजें सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ये पेंटेन है ना, पेंटेन सिर्फ कार्बन बता रहा हूं मैं, है ना, और ये आपका 2 मिथाइल पेंटेन है। अब ये कह रहा हूं उसका होमोलोगस है, तो होमोलोगस का रीजन ये थोड़ी है। पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन होमोलोगस है, और ये कह रहे हैं कि पेंटेन इज स्ट्रेट चेन अल्केन व्हाइल 2 मिथाइल पेंटेन इज ब्रांच चेन। ये बात भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है ना। होमोलोगस होने के लिए CH2 का डिफरेंस आना चाहिए उनमें, दे मस्ट बी डिफर बाय CH2 ग्रुप, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पे आप देखिए कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन 58 की तरफ बढ़ते हैं। ArN2X और साथ में CuCl दिया है, डायएसोनियम क्लोराइड है, Cu2Cl2 दिया है, और साथ में क्या दिया हुआ है, HCl दिया है। डेफिनेटली ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर, है ना। ArN2X दिया और साथ में CuHCl दिया है, ये गेटरमैन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। फिनाइल NH2, ये टेस्ट फॉर फिनाइल है, टेस्ट फॉर अमाइन है, टेस्ट फॉर अमाइन से, ये टेस्ट फॉर अमाइंस तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, और ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, क्योंकि इसमें अमाइड प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आप देखें तो पहले का आ रहा है Q, A का आ रहा है Q और B का आ रहा है P। A का आ रहा है Q और B का आ रहा है P, और C का आ रहा है R और D का आ रहा है S, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी आंसर। 59 की बात करें अपन, क्वेश्चन 59 की अगर बात करता हूं मैं, तो क्वेश्चन 59 में आप देखेंगे तो OH है और यहाँ पे H2SO4 आ रहा है, और H2SO4 के साथ में अपन यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हमारे पास, इट इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। ये जो रिएक्शन आ रही है मेरे पास, इट इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन है तो ये वाला आ गया अल्फा, ये आ गया इधर बीटा, तो प्रोडक्ट अपन देखेंगे यहाँ पे तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, हालांकि इसमें कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग भी होगी, तो सही आंसर ये आएगा। बात समझे? कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग अगर भी कराओगे तो वही आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आएंगे, अल्कीन है ना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में अल्कीन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये बनेगा। 60 क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना। असाइलेशन करा रहे हैं अपन, एसिटाइलेशन, और ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड है। दिस इज नोन एज कौन सा एसिड है ये? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे मुझे दिख रहा है ये OH, और इसका कुछ रिएक्शन आप ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिखा? CH3 लिखा। अब आप देखें यहाँ पे जब मैंने रिएक्शन कराया तो ये गया यहाँ से, तो ये माइनस आ रहा है, और ये बोलो कौन आ रहा है? प्लस। बात समझे? यहाँ से ये गया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इधर वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, दैट इज C आंसर, सिंपल एकदम क्लियर। 61 क्वेश्चन की बात करता हूं, मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। भाई मेरे SN1 रिएक्शन की बात जब करते हैं तो पहली बात तो यूनिमोलिकुलर, एकल आणविक अभिक्रिया, पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, पोलर प्रोटिक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होना चाहिए। 2 स्टेप में पूरा होता है, 2 चरण में पूरा होता है। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्रियाशीलता के क्रम की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्रियाशीलता के क्रम की बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और
1 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है, कार्बोकटायन या कार्बोधनायन, कार्बोकटायन या कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो 3 डिग्री वाला तो देख लो अपन, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री मुझे ये दिख रहा है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी, मोस्ट रिएक्टिव बोला है तो 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। क्वेश्चन 62, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, सबसे ज्यादा ऐंठन विकृति, सबसे ज्यादा अधिकतम मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन जो होगा वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में आता है, ग्रसित फॉर्म में आता है। इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, मैं फिर भी बता देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कि अगर मेरे पास मान लो ये इथेन का मॉलिक्यूल है, और इथेन के मॉलिक्यूल के अगर मैं कन्फर्मर बनाऊं, तो इथेन के मॉलिक्यूल के कन्फर्मर कुछ ऐसे बनते हैं, यहां ये आ जाएगा आपका H, ये आ गया H, और ये भी क्या आ गया H, इथेन के मॉलिक्यूल के कन्फर्मर। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई ये H इसके पीछे आ रहा है एक्लिप्स्ड, ये H इसके पीछे आ रहा है, ये H इसके पीछे आ रहा है, यहां पे H इसके आ रहा है, यहां पे H इधर आ रहा है, और यहां पर भी H आ रहा है, मेरी बात समझे। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री से आया है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये 60 डिग्री से आया, स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन, ऐंठन जिसको कहते हैं, जिसको टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं, रिपल्शन, वो सबसे ज्यादा है, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर। 63 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल का जो अपना ये बन रहा है CH3, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, यहां पर ये OH, यहां पे CH2 और ये CH3, ये आ गया 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। और बोला मेजर प्रोडक्ट बोला है किस चीज के लिए, डिहाइड्रेशन से। तो डिहाइड्रेशन आप कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, मेरी बात समझ में। और आपके पास ये जो रिएक्शन दिख रही है एक टाइप का बीटा विलोपन है, बीटा एलिमिनेशन है, ये एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब बीटा एलिमिनेशन है तो यहां OH ग्रुप नजर आ रहा है आपको, जहां OH ग्रुप आ रहा है वो कार्बन आपका अल्फा हो गया, तो ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये हो गया बीटा, है ना। तो दोनों बीटा के बीच में प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, लेटेस्ट से मैं कहता हूं कि ये बना CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे आ गया मिथाइल, फिर CH2 और यहाँ पे CH3, है ना। फिर यहां में चला इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया CH3। तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका 1 2 3 4, है ना। तो 2-मिथाइल ब्यूटुइन, 2-मेथिल ब्यूटुइन, 2-मिथाइल ब्यूटुइन, आपका कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर आएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन देगा, और ये बोलो कैसा आ जाएगा, माइनर, क्योंकि कम स्टेबल अल्कीन देगा। 64 क्वेश्चन की बात करूं कि विच ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 1-ब्यूटीन एंड HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस बार का पेपर शायद कुछ ज्यादा इजी है ना, कुछ ज्यादा इजी पेपर है। और HBr है, और यहां पर लिखा हुआ है पेरोक्साइड, हियर इट इज पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड करेंगे तो यहाँ पे H+, और यहाँ पे कौन आया Br, नेगेटिव यहां जाएगा, पॉजिटिव, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन आएगा। तो 1-ब्रोमोब्यूटेन आएगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। तो ये आपका जो बन जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपने को पता ही है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपने को पता ही है, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन। 65, KMnO4 इज आइसोमोर्फस, आइसोमोर्फस मतलब जब स्ट्रक्चर सेम हो जाए, मॉर्फोलॉजी सेम हो जाए, आइसोमोर्फस विद KClO4, आइसोमोर्फस विद KClO4, आइसोस्ट्रक्चरल भी है, आइसोमोर्फस भी है, आइसोस्ट्रक्चरल भी है, आइसोमोर्फस भी है, ध्यान रखिएगा, आइसोस्ट्रक्चरल भी है और आइसोमोर्फस भी है, दोनों है, ठीक है। इसका आंसर बी आएगा। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास होंगे। पहला बोला D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल मतलब आउटर ऑर्बिटल, 2 अनपेयर्ड पहले वाले में, ठीक है। D8 स्क्वायर प्लेनर, D8 स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब है कि इनर ऑर्बिटल, D8 स्क्वायर प्लेनर मतलब 1 2
3 4 5 6 7 8 ये खाली हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर में। बात समझे? स्क्वायर प्लेनर मतलब इनर ऑर्बिटल, है ना। ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल अगर हुआ तो पेयरिंग हो जाएगी, आंसर मेरा आ जाएगा डी वाला, D6 ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि अगर आउटर ऑर्बिटल लोगे और यहां पे D6 ले रखा है, आउटर ऑर्बिटल लोगे D6 ले रखा है तो 1 2 3 4 ये 5 ये 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएंगे मेरे पास वो कितने आ जाएंगे? 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे मेरे पास? 4। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है ना। और यहां मैं जो फिलहाल क्वेश्चन देख रहा हूं इसमें मैक्सिमम जो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से संबंधित दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो मुझे नजर आ रहे हैं ये मुझे दिख रहे हैं कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और यहाँ पे मैं देखता हूं यहाँ पे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं H2O को। जनरली अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट जो होता है ना, वो 27 होता है एटॉमिक नंबर, और 27 के साथ ही आता है 3d7 एंड 4s2 आता है। अगर मैं कोबाल्ट पे चार्ज देखूं तो यहाँ पे +3 आता है, और ये 3d6 है, और ये 4s क्या आता है? 0 आया। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो कोबाल्ट है यहाँ पे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो थ्योरी है ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो अजम्पशंस पर बेस्ड है। पूरा थ्योरी किस पर बेस्ड है? ये अजम्पशंस पर। मतलब यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, या कहां पर पेयरिंग होगा या कहां पर पेयरिंग नहीं होगा। ऐसा क्लियर डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बात समझे? तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो ऑप्शन है मेरा ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है? क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन एज डोनर होता है, वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन एज डोनर होता है, और ऑक्सीजन एज डोनर होता है तो मतलब ये तो वीक लिगेंड है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि वाटर जब ऑक्सीजन एज डोनर है, मतलब कि अगर आपके पास कोबाल्ट है और कोबाल्ट आपका +3 स्टेट में है, तो कोबाल्ट आपका +3 स्टेट में है, तो वाटर जो होगा वो आपका जो है वो किसकी तरह काम करने लगता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है ये पेयरिंग कराएगा। और अगर ये पेयरिंग कराएगा तो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। मतलब मेरा ए आंसर जो आएगा वो सही आंसर आएगा कि कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में है तो ऑक्सीजन जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा। ठीक है। BeCl2 forms a banana bond. BeCl2 complete its octet in dimer form. पहली बात तो BeCl2 बनाना बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बात को बिल्कुल क्लियर रखें। BeCl2 जो है ये बनाना बॉन्ड नहीं बनाता है, बात समझे? बनाना बॉन्ड नहीं बनता। और BeCl2 कह रहे हैं कि कंप्लीट इट्स डाइमर इन ऑक्टेट डुप्लेट डाइमर बना रहा है। तो BeCl2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो अगर BeCl2 की बात मैं करूं यहाँ पे तो ये Cl आया, BeCl2 की बात करूं तो यहाँ पे ये Cl आया। तो आप देखो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है। क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर बनने के बाद भी आप देखेंगे तो इसका जो ऑक्टेट है ये तो पॉलीमर बना दिया, हालांकि मैंने ये हालांकि पॉलीमर है, लेकिन अगर मैं इसका डाइमर बनाऊं, है ना, ये तो पॉलीमर बन गया सॉरी, अगर मैं इसका डाइमर बनाऊं तो डाइमर कुछ ऐसा बनता है कि इधर आता यहाँ पे आता है Be, इधर आता है Cl, फिर Cl, फिर यहाँ पे Be, और इधर बोलो कौन आता है? Cl। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड आ रहा है। कैसा हाइब्रिड आ रहा है? sp2 हाइब्रिड आ रहा है, और अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट अभी भी इसका कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो BeCl2 ना तो बनाना बॉन्ड बनाता है और BeCl2 का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता है। तो असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। कथन और कारण दोनों असत्य हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़े। सेलेक्ट द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड्स टू डेटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। रेट लॉ बताना है आपको। इसका मैंने क्या तरीका सिखाया था आपको बच्चों जब पढ़ाते हुए, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, है ना। सबसे पहले अपन उस डेटा को लेंगे
चलो मैं ए की बात करता हूं, है ना। सबसे पहले बात जिसकी कर रहा हूं बी को लेता हूं मैं, चलो। और बी में मैं देखता हूं कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 में। आप ध्यान से देखें, मैं एक्सपेरिमेंट किसकी बात कर रहा हूं, 1 एंड 3 की बात कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है, तो मैं बी को छोड़ दूंगा। अब मैं बात करूंगा ए की, है ना। तो ऑर्डर जो मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहा हूं। ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूं 1 और 3 को लेकर, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को लेकर। आप देखें 1 और 3 में ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, ए को डबल किया गया। ए का जो सांद्रता जो है उसको मैंने यहाँ पे करा है डबल, ए के कॉन्सेंट्रेशन को, ए की सांद्रता को मैंने करा है डबल। तो आप मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी देखें डबल हो रहा है। तो अगर मेरा आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन भी जो आ रहा है वो मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डबल, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डबल, रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे वैसे बोलो क्या हो रहा है, डबल। कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया विद रिस्पेक्ट टू ए वो फर्स्ट ऑर्डर आया, है ना। विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है ए के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, बी की तरफ। मैंने फर्स्ट और 3 एक्सपेरिमेंट ले लिया है। अब मैं ए को सेम रख लेता हूं, ए को मैं सेम रख लेता हूं। तो ए को अगर मैं सेम रखता हूं तो मैं फर्स्ट और फोर्थ को ले लेता हूं, है ना। फर्स्ट और फोर्थ को ले रहा हूं मैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट की अब मैं बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4 की बात करता हूं, 1 एंड 4 की बात करता हूं। एक्सपेरिमेंट 1 एंड क्या दिख रहा है, 4। एक्सपेरिमेंट 1 और 4 में मैंने ए को सेम लिया तो मैं ए को हटा रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं बी की। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है यहाँ पे, बी। बी के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर देखें, तो बी के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया। बी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को किया गया डबल, कॉन्सेंट्रेशन को किया गया डबल। बी के रिस्पेक्ट में देखें कॉन्सेंट्रेशन को किया गया डबल। तो यहाँ पे ये 8 टाइम्स हो गया ना। तो आर ओ आर जो आ रहा है वो हो गया 8 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन डबल। तो आर ओ आर कितना हो गया, 8 टाइम्स। बात समझे, कॉन्सेंट्रेशन डबल। तो आर ओ आर जो आ रहा है वो कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। मतलब थर्ड ऑर्डर आ रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे आर ओ आर की बात करूं तो आर ओ आर मेरा आ जाएगा के, ए की पावर में 1 और बी की पावर में क्या आ गया 3। ए की पावर में 1 और बी की पावर में क्या आ गया है 3। मेरी बात समझे, आर ओ आर इक्वल टू ए की पावर 1 और बी की पावर क्या है 3 है। तो यहां मेरा आंसर जो आएगा वो सी आ जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर में 3। क्लियर है। 70 क्वेश्चन की बात करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। NaCl के कौन से विलयन की सबसे अधिक विशिष्ट चालकता होती है। तो आप एक बात को ध्यान रखें कि जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं अपन, जिसको अपन कप्पा से लिखते हैं, है ना। जब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जिसको अपन लिखते हैं कप्पा से, मेरी बात समझे, तो जो कप्पा होता है वो इनवर्स ऑफ बोलो क्या होता है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि अपनों को पता है कि जो के होता है, के मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, इस इनवर्स ऑफ डाइल्यूशन होता है। मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डाइल्यूशन ही इनवर्स ऑफ बोलो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन इनवर्स ऑफ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे डी आंसर आएगा। ठीक है। 71 क्वेश्चन की बात करता हूं, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। ये आपका सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इट इज फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, है ना। सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है। और क्या कह रहा है सॉल्ट एनालिसिस, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट गिव्स रॉटन एग स्मेल। सड़े हुए अंडे की स्मेल जो ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कब दे रहा है, जब व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड इट्स टर्न लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। लेड एसिटेट मतलब ये होगा आपका
COH होल ट्वाइस, और ये लेड एसिटेट है ना, पेपर को ब्लैक कर देता है। तो ये जो है ये सॉल्ट में क्या है, तो सड़े हुए अंडे की स्मेल जो होती है वो सल्फाइड गैस की होती है। सल्फाइड H2S गैस रिलीज होने के कारण जो है वो आपको ये सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, सल्फाइड गैस रिलीज होती है, याद रखिएगा, रॉटन एग स्मेल, है ना। 72 मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इज, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयोनिक बंध, समझे। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, तो आयोनिक बॉन्ड बनाने की फेवरेबल कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात IE लो होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, और डेल HEG हाई होना चाहिए। IE लो होना चाहिए और डेल HEG कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन ऑफ एटम, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटम, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलत है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये गलत है, सॉरी ये सही है ना, और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो भैया इसका आंसर जो आएगा वो सिंपल सा फर्स्ट वाला आ जाएगा कि एक परमाणु की निम्न आयनन विभव होना चाहिए तथा दूसरे का उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी क्या कर ले, गेन कर ले। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिख रहा है, which is the change in oxidation, what is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction, निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में नया परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो C6H6 में अगर मैं निकाल के बताऊं आपको तो ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -1। तो यहां कार्बन पे जो चार्ज है वो इट इज -1। पूछा यहाँ पे अपनों से, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आ गया 6s प्लस 5 -1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका -4, है ना, x इक्वल टू आ गया -4/6 दैट इज इक्वल टू -2/3। तो -1 से -2/3 जा रहा है मेरा, यहाँ पे डी आंसर आएगा, -1 से -2/3। क्लोरीन है इसलिए उसका -1 लिया अपन। 74 विच सेलेक्ट द मोस्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, अधिकतम ऊष्माशोषी प्रक्रम कौन सा है। देखो यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो मेरा क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब डेल एच ई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल एच ई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक कोई जनरल एटम है जिसको मैं लिख रहा हूं एक्स के द्वारा, तो अगर वो एक्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है पहला, तो आपको यहाँ पे x माइनस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डेल एच ई का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है। मतलब पहला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली गेन कर लेता है, डेल एच ई नेगेटिव आता है। डेल एच ई नेगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेरी बात समझ में आई। लेकिन अगर आपके पास में x माइनस बैठा हुआ है पहले से, और अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो x -2 बनेगा, और डेल एच ई का वैल्यू जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयंस, अगर पॉली नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा नेगेटिव अगर आ रहा है, दैट मीन्स उस केस में डेल एच ई पॉजिटिव आता है, और ये प्रोसेस आपका हमेशा एंडोथर्मिक होगा। बहु ऋणात्मक आयंस का जब भी निर्माण होगा, जैसे कि O-2 का फॉर्मेशन, S-2, N-3, C-4 एक्सेट्रा, इस टाइप के कोई भी आयंस जिनपे एक से ज्यादा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो मुझे यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज O- से O-2 जो दिख रहा है, O- से O-2 जो दिख रहा है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बात समझे क्यों, क्योंकि पहला एटम तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो एक्सोथर्मिक है, इजीली लेगा, उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। 75 क्वेश्चन की बात करूं, विच टू आर क्लोजेस्ट टू वन अनदर, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी लिंक कर सकते हैं, और एस ब्लॉक में भी आता है ये, है ना। हालांकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड सवाल है ये आपका, कि विच टू आर क्लोजेस्ट टू वन अनदर, तो आप इसमें सीधे से लिथियम मैग्नीशियम ले लें, बिकॉज इसके अंदर एक सिंपल टर्म आ रहा है दैट इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। सिंपल है, दैट इज कौन सा शिप है ये, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियाई लगभग सिमिलर हो जाता है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विकर्ण संबंध। डायगोनल रिलेशनशिप को अपन हिंदी में जो कहते हैं वो अपन कहते हैं विकर्ण संबंध,
इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट हैपेंस टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दो चीजों से मिलकर बना हो, इफ इट सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम। देखिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे दुर्बल चालक है, अगर है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया हुआ है और उसका तनुकरण कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया है, तो अपन ने एक लॉ पढ़ा है दैट इज नोन एज ऑसवर्ड लॉ। और ऑसवर्ड लॉ बड़ा सिंपल कहता है कि आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, आप जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट का तनुकरण बढ़ाएंगे, आप उसमें पानी डालते जाएंगे, तनुकरण बढ़ता जाएगा, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पर CH3COH लिखा हुआ है और आप इसके अंदर पानी डालते हैं, तो लेट्स से ये CH3CO माइनस बनाएगा और यहाँ पे H+ बनाएगा, और ये भी बोलो कैसा बनाएगा, एक्वस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो बढ़ेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज हो जाएगा। 76 77 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए वेलोसिटी के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये लगभग आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। और Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू Z आ रहा है। वो आप देख लो, अगर मैं यहां से वैल्यू को हटाऊं तो Vn जो आएगा प्रोपोर्शनल टू Z बाय बोलो क्या आ जाएगा, n, और यहां मीटर पर क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये देखिए ये Z तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ ही रहा है ना। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है जब n का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही है, इनवर्स हो रहे हैं, तो दोनों ही चीजें सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मेरे ख्याल में बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आप फॉर्मूले वाइज भी चेक करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव मतलब Z बढ़ना, एटॉमिक नंबर बढ़ना, बढ़ेगा, क्योंकि दिख रहा है V प्रोपोर्शनल टू Z आ रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब n का वैल्यू कम होगा, तो ये बात भी सही है, n डिक्रीज हो रहा है तो V बोलो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर सेम इन 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3। 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम O3 में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कैसी है, समान है, करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूं मास, भार, यहाँ पे देख रहा हूं मैं मोल, मोल के बाद यहाँ देख रहा हूं मैं अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, और यहाँ देख रहा हूं मैं एटम, एटम मतलब परमाणु। मास, मोल, अणु और एटम, यहाँ देख लेते हैं अपन। तो मास दिया है 1 ग्राम O2, थोड़ा जगह कम है मेरे पास इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, और 1 ग्राम यहाँ पे O3 है, तो 1/32 करूंगा, 1 बाय करूंगा यहाँ पे 48, मॉलिक्यूल आ जाएंगे 1/32 इंटू Na, यहाँ आ जाएगा 1/48 इंटू Na, और एटम मुझे निकालने तो मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह कम है इसलिए मेरे पास, है ना। एटम मुझे निकालने हैं तो मैं यही कर दे रहा हूँ। इसका एटॉमिसिटी आ रहा है इंटू 2, इसका आ रहा है 3, ये आया 16, ये भी आया 16, तो आंसर आ गया Na/16 दोनों में, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों में कैसे आएंगे, सेम आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा बोला है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम, सरासर गलत है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आप मुझे बताइए क्या 1 मोल O2 में, बात समझे, क्या 1 मोल O3 में नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे, सरासर गलत है। 1 मोल O2 में और 1 मोल O3 में क्या नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे? ये जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल, तो 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम O3 में क्या नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे? बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, एटॉमिसिटी अलग अलग है, बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, एटॉमिसिटी अलग अलग है। तो पहला तो मेरा बी आ गया कि बी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर किसी के मोल्स कम है तो वो लिमिटिंग नहीं, वो एक्सेस भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जिसके मोल्स कम।
बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, ये हो सकता है। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये दो बातें बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी और सी। ठीक है। 79 अकॉर्डिंग टू नास्ट इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इफ क्यू बराबर के सी। भाई क्यू जो होता है इसको कहते हैं अपन रिएक्शन कोएफिशिएंट। जो क्यू होता है इसको अपन कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर है तो आप बात कर रहे हो कौन सी कंडीशन की? इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम पर, और इक्विलिब्रियम पर ई सेल बराबर 0 होता है, ये बिल्कुल बात सही है। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप यहां से ये रिलेशन निकालेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिख के दे भी दूं आपको, तो नस्ट इक्वेशन मेरी बनती है कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखा है? रिएक्टेंट। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ई नॉट सेल हो जाएगा। तो माइनस ई नॉट सेल मतलब माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे अपन? प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये भी हो सकता है, डेफिनेटली ये भी होगा, सॉल्व करेंगे। पर ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो जो होता है, इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो जो होता है वो इक्वल टू, बोलो क्या हो जाता है? 0। इक्विलिब्रियम पर ई सेल बराबर क्या हो जाता है? 0। ठीक है। क्वेश्चन 80 की बात करता हूं। डी प्लस ग्लूकोज दिया है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड यील्ड साइनोहाइड्रिन। द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर और डी प्लस ग्लूकोज बोला है। साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज बोला है, तो पहले आप नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो अपन, तो है ना, फिर उसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास CH2OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और ये H, और ये होता है आपका C डबल बॉन्ड H। इसको कहते हैं D प्लस ग्लूकोज। इसी को आप कहते हैं D प्लस ग्लूकोज। ठीक है। और आपके इसके स्ट्रक्चर के खास बात देखोगे तो आपको यहाँ पे एक क्लियर पॉइंट नजर आएगा, दैट इज ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो यहाँ ये तीनों को आप देख लो ध्यान से, है ना, ये तीनों को देख लो आप। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गया है ना इधर से, ये गया इधर से, यहाँ पे तीनों लाइन से दिख रहे हैं मुझे। ये हो सकता है यहाँ गया 1 2 3, यहाँ हो सकता है ना, पर ये दोनों साथ में आ गए, ये भी नहीं हो सकता। तो साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन मतलब HCN होता है। HCN का रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और क्या होता है? CN माइनस। तो ये CN इधर, H ऑक्सीजन पे। तो मेरा जो आंसर मुझे मिल रहा है यहाँ पे, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सारी सिचुएशन को फॉलो करता हुआ आंसर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? बी। आप देख लीजिए, बी आंसर में तीनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है। क्वेश्चन 81, द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO, फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी। ठीक है भाई, कोई मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला, धातु ऑक्साइड दिया है आपको, तो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास वो MO आ रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो M पे मिलेगा 2 प्लस और O पे मिलेगा 2 माइनस, मतलब मेटल की वैलेंसी +2 आ गई। मेटल की वैलेंसी +2 आ गई है मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला, मेटल फॉस्फेट बनाना है ना, आपसे बोला है कि उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला, उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला, मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस। तो मेटल का चार्ज होता है M2 प्लस, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 और क्या है? 3 माइनस। तो ये बन जाएगा M3 PO4 होल ट्वाइस, M3 PO4 होल ट्वाइस, M3 PO4 और क्या दिख रहा है? होल ट्वाइस। बस समझे, M3 PO4 और होल ट्वाइस। 81। क्वेश्चन 82, द कंफर्मेशन ऑफ N-ब्यूटेन हैज लोएस्ट एनर्जी। N-ब्यूटेन का कौन सा कंफर्मेशन है जिसकी एनर्जी सबसे क्या है? लोएस्ट। तो लेट अस अपन ट्राई करते हैं जरा, है ना, थोड़ा सा बना लेते हैं अपन खूब सारे ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक, फिर ये 2,
है ना, फिर ये 3, अरे ये क्या हुआ, ये क्लोन करा इसको मैंने, ये 3, फिर क्लोन है ना, और ये 4, और एक और बना लेता हूं मैं इसका, ये 5, है ना। इनको बना के देखते हैं अपन। ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूं, और ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की बात करूं तो ये मैंने फ्रंट वाला लिया, ये इस टाइप से, इस टाइप से, ये देखिए, ये और ये, है ना। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH2, और ये क्या दिख रहा है, CH3, ये आ रहा 1 2 3 और ये 4, तो 2 और 3 को मान रहा हूं मैं रेफरेंस, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया मिथाइल, ये H, ये H, यहाँ पे मिथाइल, फिर ये H, फिर ये H, फिर ये मिथाइल, फिर H, फिर H, एंड ये मिथाइल, ये H, ये H, एंड ये मिथाइल, ये H और ये H। अब इसके पीछे रहा होगा एक, तो यहां पे आ गया मिथाइल बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे, ये H, इधर भी H, फिर मिथाइल है, फिर ये H, फिर ये H, फिर ये मिथाइल है ना यहाँ पे, फिर ये H, फिर ये H, एंड ये मिथाइल, फिर H, फिर H, और ये मिथाइल, ये H और ये H। आप देखेंगे कि दोनों मिथाइल एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, टकराव, है ना, टॉर्शनल स्ट्रेन, रिपल्शन सबसे कम है। तो एंटी पोजीशन, ये जो पोजीशन दिख रही है आपको, दिस इज नोन एज कौन सी पोजीशन, एंटी पोजीशन। तो एंटी पोजीशन की विच कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन हैज लोएस्ट एनर्जी, यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम है, तो एंटी पोजीशन की एनर्जी सबसे कम आएगी, क्योंकि सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, एंटी पोजीशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन प्रोपेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोपेनोन का एल्डोल संघनन, प्रोपेनोन का क्या देख रहे हैं, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो प्रोपेनॉन का एल्डोल संघनन देखना है तो C डबल बॉन्ड O CH3, फिर 2 मोल्स लगते हैं ना आपको इसके अंदर, हालांकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी वैसे भी कम ही रहती है, और एल्डोल मतलब OH माइनस। तो मान लीजिए यहाँ से H निकल के इस पर अटैक करता है, तो ये आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पे आएगा OH, फिर H, है ना, फिर इधर आ जाएगा आपका मिथाइल नीचे, ये मिथाइल को मैं नीचे लूंगा, अटैक हुआ यहाँ पे CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल। बात समझे, संघनन कराना है, कंडेंसेशन कराना है, तो आप इसको हीट देंगे, हीट देंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा इधर, तो मिथाइल C, यहाँ पे मिथाइल, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड और ये Me, बोलो आया। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे Me फिर CH डबल बॉन्ड COCH3, दैट इज आंसर बी आंसर मेरा यहाँ पे आएगा। क्लियर है। 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट और रीमर टाइमन। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टाइमन बोला है तो इंटरमीडिएट और रीमर टाइमन ये आ जाएगा सिंपल सा। रीमर टाइमन रिएक्शन में अपन ने देखा है कि फिनॉल होता है, उसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH, फिर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, फिर यहाँ पे H+, तो सैलिसल्डिहाइड देता है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सा, और रीमर टाइमन बोला है मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा सीधा सा मध्यावर्ती जो है, डी आंसर। ठीक है ना। 85, according to experimental evidences electrophilic aromatic substitution is not supposed to proceed via which step। प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन से पद से संपन्न नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, कार्बोधनायन का मध्यावर्ती बनना, नाभिक स्नेही का कार्बोधनायन पर योग होना, ये कभी नहीं हो सकता। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अरे जब पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो पॉजिटिव स्पीशी अटैक करने आता है दादा। अगर आपके पास ये रिंग बैठा हुआ है, यहां ये है H और आप सोचो यहाँ पे E+, तो अटैक करने के लिए E+ आता है, नेगेटिव स्पीशी कभी अटैक करने के लिए नहीं आएगा। यहां पर ये जो दिख रहा है नेगेटिव स्पीशी, यहां पे कभी भी अटैक करने नहीं आएगा, क्योंकि रिंग के पास नेगेटिव आ ही नहीं सकता, रिंग के पास नेगेटिव कभी भी आ ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई, तो आपका आंसर C आ जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। 86, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
क्या दिख रहा है यहाँ पे, CH2 CH3 और HBr, दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी सिंपल एग्जांपल, दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन CH, और यहां पर आ रहा है ये CH3 एंड मैं रिएक्शन करा रहा हूं HBr से, तो ये प्लस और ये क्या दिख रहा है माइनस, तो इधर ये इधर बोलो CH3 CH, यहाँ पे Br और ये CH3, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि यहाँ पे HBr का रिएक्शन करा रहे हैं, तो HBr आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, ध्यान रखना, और यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, कार्बोकटायन बनेगा तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, और वो तब तक रीअरेंज करेगा जब तक कि वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए वो तब तक अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आ गया HBr, तो यहां पे आ गया ये प्लस और ये कौन आया माइनस, तो ध्यान रखना माइनस इधर जाएगा, कंफ्यूज मत होना, नो डाउट उसके चांसेस यहां अटैक करने के लिए है, लेकिन कार्बोकटायन बनेगा, और जैसे ही कार्बोकटायन बनेगा तो वो अपने आप को बच्चों रीअरेंज करेगा जब तक कि वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ना पहुंच जाए 3 डिग्री, तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पे, उलझना नहीं है इसके अंदर, ये Br आएगा, इधर भी आएगा Me, फिर ये आया CH2 और ये बोलो कौन आ जाएगा CH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, है ना, तो यहां मेरा जो आंसर आएगा वो B आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 88 क्वेश्चन की बात करता हूं, अमंग द गिवन ऑक्साइड इफ X ऑक्साइड इज ओनली एसिडिक, है ना, कोई X ऑक्साइड है उसको ये कह रहे हैं कि ओनली क्या है एसिडिक है, और Y ऑक्साइड इज ओनली न्यूट्रल, तो बोले दोनों का सम बताओ, तो आपसे बोला है X प्लस वाई का सम बताओ, X प्लस वाई का सम बताओ, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड एसिडिक, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड भी एसिडिक, ये M4 टेरिक होते हैं, these are M4, these are M4, this is neutral, carbon monoxide is neutral, barium oxide is basic metal oxide, तो टोटल 2 एसिड और 1, तो मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा 3, 2 एसिडिक ऑक्साइड है और 1 न्यूट्रल ऑक्साइड, और दोनों का सम जो आएगा वो 3 आएगा, तो एसिडिक ऑक्साइड में कौन कौन आ गए आपके पास में, एसिडिक ऑक्साइड में आपके पास आ रहा है एक CO2, एक आया SiO2, और न्यूट्रल ऑक्साइड में मेरे पास कौन आ रहा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल सम बोलो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 89 क्वेश्चन, BD3 है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और क्या दिख रहा है ऑक्सीडेशन, ऊपर वाला जो स्टेप होता है, ऊपर वाला जो स्टेप होता है दिस इज हाइड्रोबोरेशन, समझे, और नीचे वाला जो स्टेप होता है इट इज ऑक्सीडेशन, और ध्यान रखना ये D माइनस देता है, ये D माइनस रिलीज करता है और ये OH देता है, ये D माइनस रिलीज करता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करके वाटर का एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके वाटर का एडिशन, बात समझे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके किसका एडिशन करा दे आप, वाटर का क्या करा दे एडिशन, तो वाटर का एडिशन कराएंगे लेकिन D आएगा उधर, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ये आपका D, है ना, सॉरी, एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करके वाटर क्या कराना है आपको एडिशन कराना है, तो आपका यहाँ पे D माइनस निकलता है ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D, सॉरी ये मिथाइल था, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, तो मिथाइल के साथ में D और क्या आ जाएगा OH, एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करके वाटर का एडिशन, सिंपल रूल को फॉलो करें, लेकिन BH3 नहीं है यहाँ पे BD3 है, इसलिए D अपनों को लेना है, ठीक है। 90 लास्ट क्वेश्चन, CH4 और NH3 की बात कर रहा हूं, तो यह हाइब्रिड आपका sp3 आ रहा है, और अगर मैं CH4 के एंगल की बात करूं तो वो एंगल होता है 109 डिग्री, और NH3 का जो एंगल होता है वो 10 कितना होता है 7 डिग्री, है ना। तो पहली बात तो CH4 को लेके कहते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब P का 2 तो होगा, मल्टीपल है, तो P का इसके अंदर 2 तो आएगा, और 2 आने के साथ साथ जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा ही है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो P का 2 भी होगा और 5 भी आएगा, है ना भाई,
sp3 हाइब्रिड है नो डाउट, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा और साथ में एंगल जो है वो 90 डिग्री से भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ये बात सही है, तो 2 और 5 सही है। क्यू की तरफ बढ़ता हूं मैं, तो PF5 और ICL3 दिख रहा है। PF5 और ICL3 दिख रहा है, मतलब कि अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो इट इज sp3d। sp3d मतलब d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो Q का फर्स्ट, sp3d तो Q का फर्स्ट, तो P का 2 और 5 और Q का क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, Q का फर्स्ट हो गया। R की बात करता हूं तो BeCl2 और SO3 आ रहा है। BeCl2 और SO3 आ रहा है, तो यहां पे मैं देखता हूं तो ये मुझे sp2 दिख रहा है, एक तो प्लेनर, और एंगल इसका एक का 180 डिग्री होता है और एक का 120 डिग्री आता है, मतलब ये ज्यादा है। तो R मतलब प्लेनर तो आएगा, तो चौथा तो आएगा और पांचवा भी आएगा, है ना। तो R का 4 और 5 दोनों आ गया, तो R का 4 और बोलो क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब उसके बाद CO2 और SO2 बोला है, CO2 और SO2 बोला है, तो देखो P का आ रहा है 2 और 5, Q का आ रहा है फर्स्ट और 4 और 5, है ना, 4 और 5। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं SO2, देखते हैं SO2 को, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, यहां पे निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो यहां पे तो ये हाइब्रिड आ रहा है sp, और ये आ रहा है sp2, है ना, sp और sp2 आ रहा है, मतलब प्लेनर तो आएगा, sp और sp2 आएगा, प्लेनर तो आएगा। एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा है, एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा है, और क्योंकि मल्टीपल बॉन्डेड है, अगर आप CO2 को ध्यान से देखेंगे तो CO2 में ये ऐसा आता है, तो p5 बॉन्ड तो आएगा, और SO2 को देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे p5 बॉन्ड तो आएगा, p5 बॉन्ड तो आएगा, तो बिल्कुल सही है, 3 4 5 तीनों आ रहे हैं। तो S का जो आ रहा है वो 3 भी आ रहा है, वो 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे जो आएगा वो C आंसर आ जाएगा, है ना, C आंसर सिंपल यहाँ पे आएगा। क्लियर है, क्लियर। तो इसी के साथ ये हमारा पेपर सोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।